हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। रूट टू प्रीलिम्स 2023 की आज स्पेशल पेशकश है। स्पेशल पेशकश पार्लियामेंट्री बिल स्पेशल। पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि कितनी ही बार इसमें से सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। दोस्तों, मैंने खुद 4 बार प्रीलिम्स दिया हुआ है। ये गर्व की बात नहीं होती वैसे, इट इज़ नॉट अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट फिर भी इस एक्सपीरियंस से और इस एक्सपीरियंस ऑफ एग्जामिनेशन की जर्नी से, जहाँ मैंने इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, मुझे पता है कि पार्लियामेंट ऐसा टॉपिक है जिसमें दोबारा क्वेश्चन आते ही रहेंगे। तो उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी वजह से हम आपसे आज 5 सवाल पूछेंगे, 5 सवाल के जवाब आप देंगे और आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स में जो चीजें हम पढ़ते हैं उनसे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने नहीं पढ़ी होंगी और हमारे क्रैश कोर्स में ही ये चीज है, लेकिन आप टेस्ट कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे वहां पे हमने सिंप्लीफाई किया है चीजों को। देखिए, सबसे पहले तो एक फाइनेंस बिल के बारे में सवाल है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सो रीड द स्टेटमेंट, आंसर द क्वेश्चन। दोस्तों, जिन्होंने सी आंसर दिया है बहुत बहुत मुबारक, आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन जो आंसर नहीं दे पाए उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं कि उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी आंसर्स लिख रहे हैं या आंसर्स के बारे में सोच रहे हैं, या अगर मैं कहूं कि आप पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप हर चैप्टर की फैक्ट शीट अपने पास बना के रख लें, जिसमें उसमें सारे के सारे आर्टिकल, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपने एक ही शीट में लिस्ट आउट किए होंगे और इस चीज से आपको काफी मदद मिलेगी फाइनल रिवीजन में। बहरहाल, बात आती है फाइनेंस बिल की। फाइनेंस बिल जो आर्टिकल 117 के अंदर होता है, क्या उसे प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है? क्यों नहीं चाहिए होती है? चाहिए होती है। इनफैक्ट आर्टिकल 117 के अंदर जो फाइनेंशियल बिल होते हैं उनमें और मनी बिल में 2 समानताएं, 2 सिमिलैरिटीज होती हैं। सिमिलैरिटी नंबर 1 ये होती है कि इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। दूसरी सिमिलैरिटी ये होती है कि उन्हें सिर्फ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन लोकसभा, नॉट विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन। ये 2 सिमिलैरिटी अगर आपको पता होती तो आप इस सवाल का जवाब दे पाते। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है पार्लियामेंट में आने से पहले। यह भी बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट 2022 में ही सवाल आया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड, जिसमें यह पता लग जाना चाहिए आपको अभी तक कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट व्हेन यू इंट्रोड्यूस्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है, क्या वो लोकसभा में आ सकता है? यस। क्या वो राज्यसभा में आ सकता है? यस। दोनों ही हाउसेज में आ सकता है। लेकिन यहां पे जो हमने फाइनेंशियल बिल्स पढ़े हैं उनको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। आर्टिकल नंबर 110 जिसको कहते हैं मनी बिल, फिर आर्टिकल 117 सब आर्टिकल 1 दैट इज, और क्लॉज 1 दैट इज फाइनेंस बिल टाइप 1, एंड 117 क्लॉज 3 दैट इज फाइनेंस बिल टाइप 2। तो जो ये पहले 2 हैं ये सिर्फ लोकसभा में आ सकते हैं, लेकिन ये वाला कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये चीज हमने बहुत ही डिटेल में कवर की है क्रैश कोर्स के अंदर। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सिंप्लीफाई किया गया है और मैंने उसे कंपेयर भी किया है इनफैक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के कन्वेंशन से और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। दूसरे सवाल पे चलते हैं। बजट से रिलेटेड एक सवाल, फटाफट से इसे देखिए और सॉल्व करें। देखिए दोस्तों, इसका आंसर है B2 ओनली। अब बजट के अंदर पहली चीज, चार्ज एक्सपेंडिचर को डिस्कस और वोट नहीं किया जा सकता। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। चार्ज एक्सपेंडिचर को डिस्कस जरूर किया जा सकता है, ऑल्दो उस पर वोटिंग नहीं होती। सो बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू पास द अप्रोप्रिएशन बिल इन द हाउस, in that appropriation bill you will have 2 things. First, you will have the demand for grants. आपके पास होंगी डिमांड फॉर ग्रांट्स, यानी कि हर एक मंत्रालय, हर एक मिनिस्ट्री को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो बजट बना है उसमें कितनी ग्रांट्स प्रोवाइड की जा रही, कितना पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है। इन डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर डिस्कशन भी होता है और वोटिंग भी होती है। सेकेंड पार्ट ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल दैट विल बी पास्ड सून, अभी भी बजट सेशन ही चल रहा है, दैट विल बी पास्ड सून इज द चार्ज एक्सपेंडिचर। Now this entire money that is taken from the consolidated fund of India. ये पैसा consolidated fund of India से ही निकाला जाता है, लेकिन चार्ज एक्सपेंडिचर वाला जो पैसा है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कितना पैसा निकलेगा। उस पैसे को
के ऊपर या उस डिमांड के ऊपर या उस चार्ज एक्सपेंडिचर की अमाउंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती, किसी भी हाउस में नहीं हो सकती, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। सो जैसा कि जैसा वो आया है वैसे ही वैसे वो पास होना पड़ेगा। वेयरएज डिमांड फॉर ग्रांट्स को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, अगर आप बजट के सारे प्रोसेस के 6 स्टेप्स को जानते हैं, सो ऑल दो 6 स्टेप्स यू शुड रिमेंबर। अगर नहीं जानते हैं तो रिवाइज कर लीजिए क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट को अमेंड करने के लिए अगर कोई बिल आता है, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को यानी नंबर ऑफ जजेस को चेंज करने के लिए कोई बिल आता है, तो क्या वो आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है? नहीं, because we know that there are 3 types of ways you can amend the articles or you can amend certain things in the constitution. First thing is related to 368 यानी आर्टिकल 368 के अंदर, और 368 के अंदर 2 तरीके से अमेंडमेंट होती है। एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी और एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। यानी 28 में से 14 स्टेट्स के लेजिस्लेचर से अगर आप ये रेजोल्यूशन पास कराते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो जाना चाहिए, तभी आप वो चेंजेस ला सकते हो। और खास तौर पे वो चीजें जो आपके स्टेट लिस्ट से जुड़ी हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन से जुड़ी हैं, उनको आप इस अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड कर सकते हो। लेकिन द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ जजेस शुड बी देयर इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट यू कैन चेंज विदाउट यूजिंग आर्टिकल 368, एंड फॉर दैट यू ओनली नीड सिंपल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। देखो, ये चीज जो है, इस लिस्ट में बहुत सारी चीजें शुमार हैं, और मैं आपको यह बात जरा बता दूं कि यूपीएससी कई बार आपसे लिस्ट से जुड़े सवाल जरूर पूछता है। यूपीएससी ने पहले यह सवाल पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी चीज के ऊपर 0% जीएसटी लगता है। यूपीएससी ने ऐसे सवाल पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी नहीं दिया जाता है। तो कल क्यों नहीं हो सकता कि वो ऐसी 5-6 चीजों की लिस्ट बना दे और आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा अमेंडमेंट जो है वो 368 के स्कोप के बाहर है। तो आपको क्या करना है, कुछ चीजें तो जो लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें हैं, जैसे यहां 13 चीजों की लिस्ट है, 13 चीजों की लिस्ट है, क्यों नहीं आप याद कर सकते? यू कैन रिमेंबर, यू कैन वेरी वेल ट्राई एंड रिमेंबर दिस, और आज से ही ऐसी चीजों की शुरुआत करें। जो फाइनाइट चीजें हैं उन्हें तो याद रखें, इनफाइनाइट तो फिर नहीं याद रह सकती, लेकिन इन चीजों को याद जरूर करें। आपका आंसर अगर बी है तो सही है, नहीं तो गलत है। दोस्तों, फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। उससे पहले मैं आपको एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहता हूं कि हमारे सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू मैराथन स्टार्ट होने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री 19 फरवरी से, और आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे 1.5 महीने के अंदर अंदर, जिसमें सारे पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2011 से लेके 22 तक आए हैं वो डिस्कस होंगे। और पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि वो रूप बदल बदल के कई बार आपसे पूछा जाता है, प्रीलिम्स के अंदर खास तौर पे और मेंस के अंदर उससे भी ज्यादा। तो कोई भी स्टेज हो, आप जब एनिमी को यानी अपने जिस चैलेंज को मीट कर रहे हो, यूपीएससी को मीट करने जा रहे हो, आपकी 28 मई की जो डी डे है वहां जा रहे हो, तो उससे उस दिन लड़ाई करने के लिए ये सबसे बढ़िया वेपन है। तो ये आपको पता लगेगा जब आप हमारे मैराथन सेशंस देखेंगे। तीसरा सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बिल्स के लैप्सिंग के ऊपर सवाल यहां पे आपके सामने है। स्क्रीन पॉज करें और आंसर दें। दोस्तों, जवाब बी है, यानी ओनली 2। करेक्ट आंसर आपने बताना था। देखिए, पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? पहली स्टेटमेंट कहती है कि बिल्स पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग बिफोर राज्यसभा डू नॉट लैप्स आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। देखिए, ये स्टेटमेंट तो सरासर गलत है। ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि कोई चीज लोकसभा से स्टार्ट हुई है, ओरिजिनेट हुई है, और अब लोकसभा भंग हो चुकी है, लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो वो बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा, यानी लैप्स हो जाएगा। इसका मतलब जब नई लोकसभा आएगी तो नए तरीके से नया बिल आपको लेके आना पड़ेगा। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बिल्स जो राज्यसभा में ओरिजिनेट होते हैं और लोकसभा में पेंडिंग होते हैं, दे लैप्स व्हेन द लोकसभा डिसॉल्व्स। दोस्तों, आप मुझे बताएं कि लोकसभा कब डिसॉल्व होती है?
एक, जब उसका 5 साल का टेन्योर खत्म हो जाए। दूसरा, जब प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर कर दें कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है। और प्रेसिडेंट ये डिक्लेरेशन 2 केसेस में करते हैं। केस नंबर 1, जब प्राइम मिनिस्टर उनको ये एडवाइस करते हैं कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए बिफोर द 5 ईयर टर्म। एंड केस नंबर 2, जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं शो कर पाती है, कोई भी कोलिशन मेजॉरिटी नहीं शो कर पाता है, इलेक्शन के अंदर कोई अच्छा परिणाम यानी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पाती है, दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए लोकसभा डिसॉल्व की जा सकती है। तो अब लोकसभा के डिसोल्यूशन पे लोकसभा के पास अगर कोई बिल राज्यसभा से आया हुआ होता है, आया हुआ मींस राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा के पास भेजा, वो लैप्स हो जाता है। सो there are 6 types of categories that we study in the bills. First 2 is those that lapse, यानी उनको दोबारा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। पहला टाइप, लोकसभा में कोई भी बिल पेंडिंग पड़ा हो, चाहे वो लोकसभा से ही आया हो, चाहे वो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा आया हो, लैप्स हो गया। दूसरा, लोकसभा के पास कोई बिल ने पास किया, राज्यसभा में पेंडिंग रखा हुआ है, वो लैप्स हो गया। सो ओनली दीज 2 टाइप्स यू हैव टू रिमेंबर, रेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बिल्स दे डोंट लैप्स। What do I mean by that? दोनों हाउसेस ने बिल पास कर दिया है और प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग बुला ली। दोनों हाउसेस ने बिल पास कर लिया है, प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग बुला ली है। सवाल आपसे, जॉइंट सिटिंग कितने टाइम के बाद बुलाई जाती है, यानी डिसएग्रीमेंट दोनों हाउसेस में कितनी देर तक चल सकता है किसी बिल को लेके, कमेंट में मुझे बताएं। दूसरा, बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा। ठीक है, बिल राज्यसभा में शुरू हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, वहीं पे पेंडिंग है, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला है। रीजन, राज्यसभा तो इमॉर्टल है, अनंत काल तक चलती रहेगी, है ना, जब तक दुनिया चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इट डज नॉट हैव एनी टर्म, तो राज्यसभा का बिल राज्यसभा में ही है, वो क्यों लैप्स होगा। तीसरी बात, दोनों हाउसेस ने बिल पास कर दिया है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए गया हुआ है। दोनों हाउसेस ने बिल पास कर दिया है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए गया हुआ है, वेट कर रहे हैं कि कब प्रेसिडेंट साइन करेंगे, क्या वो बिल लैप्स होता है, नहीं होता है, इट डज नॉट लैप्स। एंड द लास्ट थिंग इज, एक बिल जो दोनों हाउसेस से पास हो चुका है लेकिन प्रेसिडेंट ने उसे रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा हाउस को भेज दिया है। सवाल आपसे एक और, सवाल से सवाल निकल रहे हैं और सवाल के जवाब भी निकल रहे हैं। सवाल आपसे एक और, बिल जो दोनों हाउसेस ने पास किया, प्रेसिडेंट ने उसे वापस दिया टू रिकंसिडर, इस टाइप की वीटो को क्या कहते हैं, कमेंट में मुझे बताएं। चलिए, तो ये आपको ये वाला बिल भी लैप्स नहीं होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर this the bills that lapse and the other types you will understand that they don't। 4th क्वेश्चन देखिए, विप के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, विप्ड क्रीम वाली कॉफी पीते होंगे या विराट कोहली को शॉट्स विप करते हो देखते होंगे। यहां पॉलिटिकल सिनारियो में विप क्या होता है, फटाफट देखिए आंसर, 2 ओनली, यानी सी। पहली स्टेटमेंट, विप पार्लियामेंट्री सिटिंग समन करते हैं। बिल्कुल बेहद बेकार सी बात है ना, बेकार सी बात है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिटिंग अगर स्पीकर एडजर्न करते हैं तो पार्लियामेंट्री सिटिंग दोबारा बुलाने वाला कौन है, स्पीकर खुद। क्योंकि एडजर्नमेंट के टाइम पे ही बता देते हैं कि कब तक एडजर्नमेंट हुई। ठीक है, रिसेंटली आपने देखा होगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों एडजर्न हुई थी, राज्यसभा तो मार्च तक एडजर्न हो गई है। तो इसी वजह से एडजर्नमेंट को वापस बुलाने के लिए विप का कोई काम नहीं है। So this is definitely wrong. Second statement, whips are floor managers of parties within legislature. That is the only definition that you can give of the whip, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। Third, private member bills can be introduced only through whip. whip की परमिशन या whip के थ्रू ही प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ये भी गलत है। तो आंसर इज 2 ओनली। ये हमारी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कवर हुआ है और इसमें इस ऑफिस के बारे में बात की गई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विप जो है एक कन्वेंशन से पोजीशन बनी है। कन्वेंशन का मतलब समझते हैं, एक प्रथा बनी हुई है, एक प्रैक्टिस बनी हुई है, ये कन्वेंशन है। सो विप इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट्री बॉडी एंड ही और शी will have a central role in floor management. Now it is nowhere written that the whip has to be the member of parliament. First thing, पहली बात, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि whip जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, लेकिन वो पार्टी का एक मेंबर जरूर होगा, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर। उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर की ये मेन जॉब है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो पार्टी के निर्देश अनुसार
पार्टी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बिहेव करें, वोट करें व्हेन दे आर इन पार्लियामेंट, नॉट आउटसाइड द पार्लियामेंट। तो पार्टी को पार्लियामेंट में इन लाइन रखने के लिए, उनके एमपीज को लाइन में रखने के लिए विप यानी हंटर चलाते हैं ये विप, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे हैव, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑफिस एंड नीदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। Efficient and smooth functioning of parliament state legislature depends on the whip। तो एक तरीके से अगर सारे एमपी अपनी मर्जी का काम करने लग जाएं तो वो चीज यहां पे नहीं होनी चाहिए। whips are said to be managers of party within legislature, और ऑल इंडिया whips कॉन्फ्रेंस नाम की एक संस्था बनाई जाती है या एक मीटिंग होती है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को ये काम दिया गया है। So officially the work has been given to the Ministry of Parliamentary Affairs that all India whips conference should be conducted by them, and that function has been given to them under allocation of business rules of 1961। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आखिरी सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 में पूछा गया सवाल, फटाफट देख लेते हैं। 2015 बहुत पुराना लग रहा है लेकिन ये रिवीजन तो नहीं है। राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड बिल, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए पहला ऑप्शन तो सभी को पता है, बच्चे को पता होता है, स्कूल जाते हुए बच्चे को भी ये पता होगा कि देखिए राज्यसभा जो है वो मनी बिल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। सो इट कैन नीदर रिजेक्ट इट कंप्लीटली नॉर इट कैन से दैट वी आर गोइंग टू अमेंड द बिल। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स इज ऑल्सो ट्रू, is also true. Why? Because demand for grants is basically that part of the budget जिसके अंदर हमने बताना है कि हमने ये खर्चे इस मिनिस्ट्री को करने। इंडिविजुअली डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर राज्यसभा वोट नहीं करती है। इंडिविजुअल की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कितने पैसे चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कितने, डिफेंस को कितने, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास वोटिंग पावर होती है। इनफैक्ट लोकसभा उसमें कट मोशन भी मूव कर सकती है। तीसरी बात ध्यान रखें कि राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर आर्टिकल 112 जो होता है वही तो बजट है, दैट इज बजट। तो बजट की डिस्कशन तो राज्यसभा में चल रही है, बजट की डिस्कशन तो राज्यसभा के अंदर हो सकती है, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। So this means that your article number 3 statement number 3 is not correct and your answer is B। राज्यसभा और लोकसभा काफी मैटर्स में इक्वल है और काफी मैटर्स में अनइक्वल है। तो ये कुछ मैटर्स आपके सामने हैं जिसमें राज्यसभा लोकसभा जितनी ही पावर रखता है, ऑर्डिनरी बिल के मैटर में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मैटर में, अगर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है, प्रेसिडेंट को इंपीच करना है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है, सो ऑल दीज मैटर्स यू जस्ट गो थ्रू देम वंस। आप एक बार इन्हें जरूर देख लें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, that you're able to revise that in all these matters Rajya Sabha is equal to Lok Sabha, whereas Rajya Sabha is unequal to Lok Sabha or lesser than Lok Sabha in case of money bill, in case of finance bill type 1 जो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, in case of joint sitting। Why? Because speaker is going to chair it and anyways joint sitting में राज्यसभा के जो मेंबर है तो कम ही होंगे, है ना, लोकसभा से। लोकसभा has more numerical strength, that has a advantage। Discontinuance of national emergency। So these all things you have studied throughout your polity but you must revise so that you understand कि जब मैं फटाफट रिवाइज करता हूं उसका क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। कई जगह राज्यसभा बेहतर भी है यानी वन स्टेप अबव लोकसभा भी है। तो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर अगर पार्लियामेंट को कानून बनाना है तो राज्यसभा के अंदर ही रेजोल्यूशन पास करना होगा। अगर आपने नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है तो राज्यसभा के अंदर रेजोल्यूशन पास करना होगा। Removal of vice president can only be initiated in Rajya Sabha because he is the ex officio chairman of the Rajya Sabha। नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना इन केस लोकसभा उस वक्त डिसॉल्व्ड है तो नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन कैन बी अप्रूव्ड बाय राज्यसभा इफ एट दैट टाइम लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड और इज नॉट फंक्शनिंग। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है दोस्तों। इसी तरीके से रिवाइज करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके साथ इस जर्नी पे आपका साथ देंगे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।